गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 17 विकास की समझ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मानव सूचक सूचकांक के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से विकास को नापने के लिए क्या है आय का जो स्तर है, लेवल है, उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जिसमें जो विकास को मापने के लिए सिर्फ जो मापदंड, जिस तरीके से हमने पिछले में देखा कि किस तरीके से जो आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से साधन हैं और सब जो सोच विचार होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो दशक में कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे चीज़ों को राष्ट्रीय आय और व्यापक स्तर पर उसे महत्वपूर्ण मापक के तौर पर लिया जाता है। तो चलिए आज बुक आगे देखते हैं, जिसमें हमें देखना है कि जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाता है। जीवन प्रत्याशा क्या है कि जो जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के कि वह कब तक उसके या फिर उसका जो जीवन काल है वो कब तक जीवित रहेगा, वो औसत उसको क्या बताता है, अनुमानित उसके जीवन काल को दर्शाता है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्ष क्या रहेगा, जीवित रह सकता है। समग्र विकास मतलब विकास के लिए की दृष्टि से यह एक क्या है, महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर लिया गया है। साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। जो साक्षर दर है वो क्या बताती है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं जो कि साक्षर हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात को बताता है साक्षरता दर। यदि हम सबके लिए स्कूल की व्यवस्था करें तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से ऊपर से बताया गया है कि जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं, अगर उनके साक्षरता दर को अनुमानित अगर बताया जाए तो जो आने वाली पीढ़ी या सबके लिए अगर स्कूल की व्यवस्था की जाए तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें साक्षरता दर वो बढ़ना चाहिए। 5 वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। जो 5 वर्ष जो कि मनुष्य के जन्म से लेकर के 5 वर्ष का जो उम्र होता है वो मनुष्य के विकास का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में जब वो क्या है उसकी 5 वर्ष तक की उम्र तक मनुष्य का जो विकास है वो सबसे अधिक विकास होता है, वो उसके मस्तिष्क का। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस स्थिति उस 5 वर्ष के दौरान अगर बच्चा क्या हो जाता है, कुपोषित होता है या फिर कमज़ोर हो जाता है, तो उसका प्रभाव उसके आगे वाली जिंदगी या उसके जीवन पर प्रभाव डालती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन जीने का मौका दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह सुस्वस्थ रहे, अच्छी रहे, तो उसके लिए जो मनुष्य के जो हमने यहाँ पढ़ा कि किस तरीके से जो 5 वर्ष तक के बच्चों की उसकी मस्तिष्क का विकास होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके इससे क्या हुआ, अगर मनुष्य के जीवन के जो स्वास्थ्य पर अगर अच्छा असर होगा तो उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। बच्चों में कुपोषण को 2 रूप में मापा जा सकता है, उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन। तो जो कुपोषण है उसे हम 2 रूप में, एक तो हम उम्र के अनुसार ऊंचाई के आधार पर और दूसरा है उम्र के अनुसार वजन पर। बच्चों में ऊंचाई तथा वजन का स्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे क्या कहलाएंगे, कुपोषित होंगे। मतलब बच्चे का सही तरीके से वजन होना, ऊंचाई होना, वो उसके क्या करता है, उसके विकास को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर इस सीमा के अंतर्गत जो भी कम होता है या उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती या उसका वजन जिस उम्र है उस हिसाब से नहीं होता है तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, कुपोषित कहलाएगा। इस बात की बेहतर जानकारी आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं। उपयुक्त महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर हम निम्नलिखित तालिकाओं का अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरीके से तालिका 17.5 में दिखाया गया कि भारत व पड़ोसी देशों में चयनित मानव विकास सूचक वर्ष 2010, देश जीवन प्रत्याशा वर्ष दिखाया है, साक्षरता दर 15+ दिखाया प्रतिशत, 5 वर्ष
के उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर। जैसे कि नेपाल की स्थिति बताई है, यहाँ पे 69 जो कि जीवन प्रत्याशा, नेपाल की जीवन प्रत्याशा जो मनुष्य के जन्म से लेकर वो कितने उसके जीवन काल तक का बताता है जानकारी। तो नेपाल के जो जीवन काल वो बताया कितना है 69, और साक्षरता दर 59। और उसी तरीके से उम्र के अनुसार कम ऊंचाई प्रतिशत जो कि 49, और उम्र के अनुसार कम वजन प्रतिशत वो है 39। इसी तरीके से भारत में 65 दिखाया गया है, और साक्षरता दर 63, और ऊंचाई के अनुसार कम ऊंचाई का जो प्रतिशत वो 48 है, और यहाँ पे उम्र के अनुसार कम वजन तो 43 है। तो उसी तरीके से आगे से आप यहाँ कॉलम देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की दृष्टि से हम आय व अन्य लक्ष्यों को समग्र रूप से देखना चाहते हैं। जो मनुष्य के विकास की दृष्टि से किसको, आय और जो कि अन्य लक्ष्य हैं उसको भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इसी नज़रिए में हमने मानव विकास के सूचकों को समझा कि किस तरीके से जो मानव का विकास सिर्फ आय होना जरूरी नहीं है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता, उसकी शारीरिक विकास, उसकी उम्र, वजन, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें क्या है उसकी मानव विकास के सूचनाओं को समझा जाता है। विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए कि जो विकास हो रहा है वो उसके जीवन पर दिखाई देना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इससे सबसे अहम पहलू है। तो जो शिक्षा है और क्या है स्वास्थ्य, इसके क्या है, इसके बारे में हमें इस चीज़ से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और ये सबसे अहम पहलू भी है। अब आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं। विभिन्न देशों के बीच मतलब देश के बीच में हमें तुलना करने से हमें क्या पता है कि प्रति व्यक्ति की आय की तुलना कर सकते हैं। देश की अलग अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी $1 कितने रुपए के बराबर होगा, या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। तो ये क्या है, अलग अलग देशों में जो मुद्राएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग। तो यहाँ पे अमेरिकी डॉलर के अनुसार कि जो $1 कितने रुपए के बराबर होगा, या फिर कितने युआन के जो कि या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है, तो उसके पास कितने रुपए होंगे। $1 में कितने हैं 65 रुपये, जो कि बाजार भाव के अनुसार उसके पास लगभग 6,500 रुपये होंगे। तो इस तरीके से, परंतु यहाँ हम बाजार भाव का उपयोग नहीं करते हैं। यदि बाजार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपए में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है। विभिन्न देशों के सर्वेक्षण के आंकड़ों द्वारा पता करते हैं कि $1 में समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवाएं खरीदी जा सकती है। कि $1 में जितने भी, जैसे कि हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को हम किस तरीके से खरीदते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो $1 से हम कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में मान लीजिए कि एक व्यक्ति $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएं खरीदता है। जब वह भारत आता है तो उस मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने भारत में उसी सामान के लिए 3,500 रुपये खर्च किए, यानी $1 35 रुपये के बराबर हुआ। ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुपात से की जा सकती है ताकि क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर पैरिटी बनी रहे, जैसे कि तालिका 7.6 में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देश प्रति व्यक्ति आय जो कि अमेरिकी डॉलर के हिसाब से भारत में 5,497 रुपये, नेपाल के हिसाब से अगर देखें तो 2,311 रुपये। उसी तरीके से श्रीलंका में 9,779, चीन में 12,547, जो कि एक मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो
अमेरिकी डॉलर है उसे क्रय शक्ति के माध्यम से कैसे बराबर किया जा सकता है और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सार्वजनिक सुविधाएं कैसी होती हैं? सभी के लिए सुविधाएं होती हैं। उन सुविधाओं का उपयोग सभी कोई समान रूप से कर सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ बताया कि केवल निजी आय से ही हम क्या कर सकते हैं? जो हम स्वयं कमाते हैं उस आय से हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को बेहतर और आवश्यक जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं और सुविधाएं होती हैं उसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें जैसे आवश्यक और बुनियादी चीज़ें जैसे कि सांस लेना हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा हो गई या कहे स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया कि आवश्यक एवं जो कि बुनियादी सुविधाएं हम उसे नहीं खरीद सकते। अपनी आय से हम क्या है? प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। मतलब उन सेवाओं कहें या फिर हम अपने पैसे से उन प्रदूषण मुक्त वातावरण को नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो वातावरण है हमें ऐसे वातावरण में जाना होगा जहाँ की वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो। तो इसलिए कहा कि इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारी से नहीं बचा सकता। जो पैसा है जैसे जिसके पास जैसे आय है या उन पैसे से जो संक्रमण बीमारी है तो उस बीमारी से बचने के लिए उस आय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जो कि कहा गया कि पैसे में हमें संक्रमण बीमारी से नहीं बचा सकता जो कि सभी के पास फैलती चली जाएगी। इस हेतु हम इस स्थिति में हम अपनी क्या कहना चाहिए सुरक्षा बरत सकते हैं। लेकिन क्या है हम अपने जो कहना चाहिए स्थिति है या वातावरण है उसे स्वच्छ रखने के लिए या उसे स्वच्छ वातावरण करने के लिए हमें शुद्ध वातावरण में रहना होगा। इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वातावरण स्वच्छ हो ताकि बीमारी के फैलाव से क्या हो सके? बच सके। तो उसके लिए हमें अपने आसपास के जो वातावरण है, परिवेश है, उसे स्वच्छ रखना पड़ेगा। तभी हम जो कि क्या बोला गया है कि ताकि बीमारी के फैलाव से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक मतलब अलग अलग सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए जा सकते, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्वक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो हम अपनी अगर सुविधा या स्वच्छ वातावरण चाहते हैं तो इस सभी के लिए व्यक्ति को क्या है? सुरक्षा हेतु हम अलग अलग जो पृथक सुरक्षा कर्मी सुरक्षा के लिए जो होते हैं हम तैनात नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें और वातावरण कैसा हो? शांतिपूर्ण हो सके। तो इन सारी चीज़ों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से और भी अन्य चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए क्या है? सार्वजनिक सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को क्या होता है? फायदा होता है। अगर स्वच्छ पेयजल होगा, पीने के पानी मिलेगा तो सभी के लिए क्या हो? उपलब्ध होगा, सुविधा होगा और सभी को क्या होगा? फायदा भी होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। इससे पोषण का स्तर कम होता है। सार्वजनिक वितरण सभी के लिए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके तहत लोगों को जैसे कि राशन मिलती है, वहाँ पे लोगों को जो आवश्यक चीज़ें हैं या सुविधाएं हैं वो क्या है? कम कीमत पर उनको प्राप्त हो जाती है, जिससे या फिर भूखमरी क्या है या कुपोषण है उस स्थिति से हम बच सकते हैं। आगे देखते हैं।
मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक कैसा रहता है, इससे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत कम था। मूलभूत जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसका प्रभाव लंबे समय तक, मतलब वो लंबे समय तक चले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, उसका हमें समुचित व्यवस्था करना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो आज़ादी के समय यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आज़ादी के समय जो हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिक्षा का स्तर था वो कैसा था, बहुत ही कम था। 1991 में यहाँ के केवल 64% लोग ही क्या थे, साक्षर थे। देखिए कितनी, मतलब कहना चाहिए लोगों ने जो अपना शिक्षा का जो स्तर था उसको कितना कम था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो 1991 में यहाँ के केवल 64% लोग ही साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए कैसे थे, उत्सुक थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के, एक तो समतली एरिया या क्षेत्र ना होने की वजह से पाठशालाओं का विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन सरकार की कोशिश रही कि जो पाठशाला है उनका विकास हो, जो कि बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे जनता ने और सरकार ने दोनों ने शिक्षा को उत्सुकता से स्वीकार किया और शिक्षा को समझा, शिक्षा प्राप्त किए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, राज्य सरकार की जो के तरफ से जो पाठशालाएँ स्कूलें खोले गए, तो उन जगहों पर निःशुल्क और कम लागत पर शिक्षा को सुनिश्चित किया गया और उसमें परिवर्तन भी आया। तो धीरे धीरे उन विद्यालयों में क्या होने लगी, शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालयों तथा पीने की पानी की सुविधा भी की गई। यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2005 में जबकि पूरे प्रदेश में प्रत्येक बालक बालिका के शिक्षा का औसत 1049 रुपये खर्च किए गए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह खर्च कितने रुपए, 2005 रुपये किए जा रहे। तो इस तरीके से शिक्षा का जो विकास था वो वहाँ हिमाचल प्रदेश में अधिक किया जा रहा था, ध्यान दिया जा रहा था, जिससे वहाँ का जो विकास हो वो अच्छे से हो। इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन किया गया। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा लड़कियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया, ताकि जो लड़कियाँ हैं वो शिक्षा को जाने, समझे, पढ़ें। फलस्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। तो इस तरह क्या हुआ कि जो शिक्षा व्यवस्था बनी गई थी उसमें कहना चाहिए उसका जो फैलाव है, शिक्षा का जो फैलाव है, उसकी व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में कमी आई। तो इस तरीके से शिक्षा से जब वो अवगत हुए, उसके बारे में समझ पाए, तो क्या होने लगी, शिशु मृत्यु दर और लड़कियों की जो बाल मृत्यु दर थी उसमें भी कमी देखने को मिली। यहाँ की महिलाएं कामकाजी एवं आत्मविश्वासी हैं। तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो काम करने वाली हैं और क्या है, आत्मविश्वास है, उनके पास किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने की क्षमता है और ललक भी है। अब आगे देखते हैं, खुद भी घर के बाहर काम करते हुए अपनी बेटियों से बाहर काम करने की उम्मीद रखती हैं। तो इस तरीके से महिलाएं आत्मविश्वासी भी हैं और कामकाजी भी हैं, जिसकी वजह से वो खुद बाहर काम करती भी हैं और अपने जो बेटियां हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनसे भी बाहर काम करने की वो उम्मीद रखती हैं। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी, तो मतलब गाँव में जो मंडलियाँ बनी रहती है, समुदाय बने रहती है, समूह बने रहते हैं, तो उसमें भी उनका जो योगदान है वो काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार शिक्षा ने इस प्रदेश में काफ़ी बदलाव ला दिया है। तो इस तरीके से शिक्षा की वजह से किस तरीके से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला पूरे प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.98% पहुँच गया। तो जो शिक्षा का दर वो है उसमें क्या है, जनगणना के अनुसार बताया गया कि 83.98% तक पहुँच गया।
अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से जो मानव विकास है वो क्या है, अन्य देशों की तुलना में जब यहाँ शिक्षा आई तो इनका जो स्तर है वो बढ़ गया, उनका फैलाव वो काफ़ी बढ़ गया। जैसे यहाँ पे बतलाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष से अधिक स्कूल शिक्षा जाने वाले छात्र हैं, जो कि छात्राएं और छात्र 1993 में प्रतिशत में दिखाया, 2006 की स्थिति को ये दिखाया गया है, जो कि ये 2011 के स्रोत के अनुसार बताया गया है। छात्रों की संख्या है 39%, तो